आर्ट एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम स्प्रेड ऑफ इंडियन कल्चर अब्रॉड का चैप्टर कर रहे हैं। कल तक के जो चैप्टर हमने वाइंड अप किया, लेक्चर हमने वाइंड अप किया, उसमें हमने श्रीलंका एंड साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड तक कंप्लीट कर दिया था इंडियन कल्चर का स्प्रेड। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और हमारा पहला आरंभिक जो मुल्क है वो कंबोडिया है। बहुत सी जानकारियाँ आज आपको मिलेंगी अगर आपसे ग्रेटर इंडिया के बारे में पूछा जाए या फिर इंडियन कल्चर के स्प्रेड के बारे में पूछा जाए। ये सारी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशंस आपको हेल्प करेंगी। ओके, देखिए, द फेमस किंगडम ऑफ चंपा दैट इज़ अन्नम एंड कंबुजा दैट इज़ कंबोडिया रूल्ड बाय द किंग्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स। हम यहाँ कंबोडिया की बात कर रहे हैं, दैट इज़ कंबुजा। ये इंडियन ओरिजिन के किंग्स के द्वारा रूल की जाती थी और फिर नेचुरली उनका ओरिजिन इंडिया से है, तो इंडिया के कल्चरल प्रिंट वहाँ पर आपको नज़र आएंगे। वो किस किस सेंस में नज़र आएंगे हमें वही पढ़ना है। कल्चरल इंटरेक्शंस बिटवीन द इंडिया एंड कंबोडिया किस समय के दौरान बिगिन हुई? 1st एंड 2nd सेंचुरी एडी के दौरान। ओके, पहली से दूसरी शताब्दी के दौरान ये आरंभ हुई। इन कंबुजा कौंडिन्य डायनेस्टी ऑफ इंडियन ओरिजिन रूल्ड फ्रॉम द 1st सेंचुरी एडी। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। कौंडिन्य डायनेस्टी, कौंडिन, कौन शासक थे? कौंडिन। 1st सेंचुरी एडी से आगे भारतीय मूल के इन्हीं कौंडिन्य शासकों ने कंबुजा में रूल किया, यानी कि कंबोडिया में शासन किया। We can reconstruct their history from numerous Sanskrit inscriptions and from literary works and from the magnificent temples। तो बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पर जो कि संस्कृत भाषा में हैं, बहुत सारा लिटरेरी वर्क है और कई भव्य मंदिर। इन सब की जब हम स्टडी करते हैं तो हमें इन कौंडिन्य राजवंशों का पता चलता है, कौंडिन्य डायनेस्टी का पता चलता है। ओके, कंबोडियंस कंस्ट्रक्टेड ह्यूज मॉन्यूमेंट्स, मतलब अब हम इन्हें कंबोडियन कह के पुकार सकते हैं तो ये कंबोडियन ही भारतीय मूल के हैं पर वहाँ रह रहे हैं। सो कंबोडियंस कंस्ट्रक्टेड ह्यूज मॉन्यूमेंट्स एंड एम्बेलिश्ड देम विद स्कल्पचरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ शिवा, विष्णु, बुद्धा and other divinities from the Indian epics and the Puranas। तो कंबोडियन लोगों के द्वारा, यानी कि इन्हीं के द्वारा बहुत से मॉन्यूमेंट्स बनाए गए और उन्हें सुसज्जित किया गया इन डिटीज़ की इमेजेस के साथ, स्कल्पचर्स के साथ, शिव, विष्णु, बुद्ध और भी बहुत से डिविनिटीज़। तो ये सब प्रचलन में थे, वहाँ पर चर्चा का केंद्र थे। The episodes from Indian epics and Puranas were chosen by the kings to symbolize great historical events। वहाँ के मंदिरों में, गुफाओं में, रामायण, पुराण, महाभारतों में जो जो घटनाएं हुई हैं उन्हीं के एपिसोड्स को उठाया गया है फिल्माने के लिए, यानी कि पिक्चर्स के रूप में, स्कल्पचर्स के रूप में, इमेजेस के रूप में पुराणों के, रामायण के, महाभारत के एपिसोड्स उठाए हैं और दिखाए गए हैं। तो आज भी आप विज़िट करिए कंबोडिया, आपको वो एपिसोड्स नज़र आएंगे वहाँ पर, या तो किसी न किसी रिलीफ पैनल के रूप में या किसी और पेंटिंग या मॉन्यूमेंट की फॉर्म में या किसी स्कल्पचर के फॉर्म में। ओके, सो संस्कृत रिमेन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज टिल 14th सेंचुरी। 14वीं शताब्दी तक संस्कृत ही प्रशासनिक कार्य कामों के लिए या फिर राजकीय भाषा का रोल प्ले करती रही। सो संस्कृत टिल 14th सेंचुरी वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ द कंबोडिया। ये बात आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम उन राजाओं की बात करें जो कंबोडिया के राजा थे, ये क्या करते थे? द किंग्स बोर संस्कृत नेम्स, ये संस्कृत के नाम धारण करते थे, संस्कृत के नाम रखते थे अपने। और ब्राह्मण्स अज्यूम द हाईएस्ट पोजीशन इन द रॉयल कोर्ट्स, राज दरबार में और समाज में
ब्राह्मणों का उच्च दर्जा हुआ करता था। राजा संस्कृत नामों से खुद को सज्जित किया करते थे और संस्कृत दरबारी भाषा के रूप में 14वीं शताब्दी तक चलती रही है। ये इम्पॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट की फंक्शनिंग पर बात करें हम, तो वो लार्जली हिंदू पॉलिटी एंड ब्राह्मणिकल न्याय सिस्टम, दैट इज़ ब्राह्मणिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस को फॉलो करती रही है। तो कंबोडियन राजघरानों की जो राज व्यवस्था है वो भारतीय राजनीति से ही प्रेरित थी, और जो ब्राह्मणिकल न्याय व्यवस्था थी, न्याय शास्त्र थे, उन्हीं के मुताबिक वहाँ का न्याय व्यवस्था चला करती थी। ये महत्वपूर्ण है। आश्रम्स वर मेंटेन्ड इन टेम्पल विसिनिटीज़ एज सीट्स ऑफ लर्निंग। यही कल्चर भारत का भी था आश्रम्स का, तो यही कल्चर वहाँ पर भी था। मंदिरों में आश्रम बनाए जाते थे जो विद्या प्रदान करने के ठिकाने हुआ करते थे, द सीट्स ऑफ लर्निंग, शिक्षा ग्रहण करने के एरियाज। लोकेलिटीज़ विद इंडियन नेम्स, कई ऐसे लोकल जगहें हैं, लोकल स्थान जो भारतीय नामों को दर्शाते हैं, जैसे ताम्रपुरा, ध्रुवपुरा, विक्रमपुरा। यहाँ से भी भारतीय संस्कृति का प्रभाव कंबोडिया पर नज़र आता है। अगर हम उनके महीनों के नाम देखें, आज दिन तक हल्के से बदलाव के साथ ये नाम ऐसे ही लिए जाते हैं, जैसे चैत, बैसाख, जेस, आषाढ़। ये वहाँ की लैंग्वेजेस में इस तरह से लिए जाते थे। ये भी भारत से ही प्रेरित हैं। अगर हम अंकोर वाट मंदिर की बात करें, कंबोडिया के वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये, द अंकोर वाट टेम्पल। पिछले के लेक्चरों में मैं इसके विषय में डिटेल में वहाँ बता भी चुका हूँ। सो द अंकोर वाट टेम्पल, इट इज़ अबोर्ड ऑफ विष्णु। ये विष्णु को डिवोटेड टेम्पल है, जैसे कि हम इसे वैकुंठ धाम के रूप में भी जानते हैं। वो बनाया ही ऐसे किया है, वो परसीव ही ऐसे किया गया है कि जैसे वो वैकुंठ है। जैसे वैकुंठ में विष्णु रहते हैं, विष्णु का निवास है वैकुंठ, वैसे ही अंकोर वाट बनाया गया है। वाट का अर्थ मंदिर होता है। ओके, सो वैकुंठ धाम के तौर पर ही अंकोर वाट को कंसीव किया गया है। ये विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। क्या क्या खासियतें हैं? इट्स 5 टावर्स, जो किसे दर्शाते हैं? सुमेरु पर्वत की 5 चोटियों को। इट्स 5 टावर्स representing the 5 peaks of Sumeru mountain. The king Suryavarman is portrayed there as an incarnation of Vishnu. यहाँ पर सूर्यवर्मन पोर्ट्रे किए गए हैं, उन्हें विष्णु के अवतार के रूप में दिखाया गया है, और ऐसा माना गया है कि अपनी मेरिटोरियस क्वालिटीज़ की वजह से उन्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ। सूर्यवर्मन को अंकोर वाट मंदिर में उन्हें पोर्ट्रे किया गया है। ओके, मतलब राजा खुद को इन डीटीज़ के साथ एसोसिएट करते थे, खुद को इनके अवतार के रूप में स्थापित करते थे। गुप्त शासक भी ऐसा करते थे। ओके, टेम्पल रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर माइल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अ स्क्वायर माइल ऑफ कंस्ट्रक्शन विद अ ब्रॉड मोट रनिंग अराउंड, एडिंग टू इट्स स्पेक्टेकुलर चार्म। मोट क्या होता है? MOAT। अक्सर पहले किले या मंदिर ऐसे बनाए जाते थे कि जिनके आसपास चारों तरफ ट्रेंच खोद दी जाती थी, खड्डा या खाई खोद दी जाती थी, और वो पानी से भर दी जाती थी, ताकि दुश्मन किले को या मंदिर को भेद ना पाए। उसे मोट कहते हैं। वो यहाँ पर चारों तरफ है मंदिर के। द ट्रेंच बहुत ही चौड़ी, जिसमें जल भरा रहता था। मैं आपको इमेज के वाया दिखा देता हूँ कैसा होता है, ये आप देख लीजिए। देखिए इस रूप में होता है। अक्सर आपने ये देखा होगा
ओके, क्लियर? और भी दिखाता हूँ, रुको। इस इमेज से और क्लैरिटी होगी। ओके, बस इतना बहुत है, दैट्स ऑल। ओके, चलिए आगे। तो अंकोर वाट में हमें इनग्रेविंग्स मिलती है, कुछ सीन्स दर्शाए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? सो इनग्रेविंग ऑफ सीन्स फ्रॉम रामायणा एंड महाभारता इज़ अवेलेबल इन द अंकोर वाट टेम्पल। लार्जेस्ट सीन जो यहाँ पर मिला है वो कौन सा है? समुद्र मंथन का, द चर्निंग ऑफ द ओशियन। ऐसा माना जाता था कि सारी श्री यानी कि वैभव, लक्ष्मी ऋषि दुर्वासा के इंद्र को दिए श्राप के कारण सागर में चली गई, और फिर अल्टीमेटली जो अमृत भी है वह भी सागर में गिर गया। जब असुरों ने देवलोक पर आक्रमण किया तो इंद्र और राजा बलि की आपस की झड़प में जो अमृत कलश है वो सागर में गिर गया। तो सब कुछ सागर में चला गया, ज्ञान चला गया सब। इसे पुनः प्राप्त करने के लिए सागर का मंथन किया गया और देव और असुर एक साथ आए इस मंथन के लिए, और उससे फिर ये सब चीज़ें वापस दोबारा प्राप्त हुई। तो दिस सागर मंथन एपिसोड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, असुरों और देवों में संधि हुई, वो एक साथ आए। समाज में जब सब एक साथ आते हैं तो ही कल्याण हो पाता है। वैमनस्य को त्यागना पड़ता है, बैर से ऊपर उभरना पड़ता है। तो ये सीन सबसे लार्जेस्ट सीन है समुद्र मंथन का। इसके अलावा यशोधरापुरा में 11वीं सेंचुरी का एक और बहुत फेमस टेम्पल है, दैट इज़ बाफोन टेम्पल। बाफोन टेम्पल कंबोडिया में ही है। इसके फेमस सीन्स कौन से हैं? राम और रावण के बीच का युद्ध, द राम रावण बैटल। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए हैं, द शिवा एंड पार्वती ऑन माउंट कैलाश। और शिव के द्वारा कामदेव को भस्म कर देना, द डिस्ट्रक्शन ऑफ अ कामदेव। ये इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जो बाफून टेम्पल में हैं, जो 11वीं सेंचुरी का है, यशोधरापुरा में है, कंबोडिया में। ओके, तो चाहे आप बाफून टेम्पल देखें, अंकोर वाट देखें, अब चाहे राज्य व्यवस्था में कहाँ की राजनीति से प्रेरित हैं आप, न्याय व्यवस्था में किन न्याय शास्त्रों का प्रभाव है, शहरों के और क्षेत्रों के नाम कैसे रखे जा रहे हैं, भाषा कौन सी प्रयोग में लाते हैं आप, मंदिरों का निर्माण, उनकी डीटीज़, सीन्स कौन से फिल्माए जा रहे हैं, किस आधार पर आपका समाज काम करता है, राजा किस तरह के नामों से खुद को सुसज्जित कर रहे हैं, क्या फाइंडिंग्स हैं वहाँ पर एक्सकवेशन के दौरान, ये सारी चीज़ों को देखें तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव कंबोडिया में नज़र आता है। ये उसके साक्ष्य हैं, एविडेंसेस, जो मैंने अभी आपके सामने रखे हैं। कौंडिन्य डायनेस्टी एक महत्वपूर्ण डायनेस्टी है जो कि भारतीय मूल की थी। इंडियन ओरिजिन के राजाओं ने वहाँ पर जा कर के व्यवस्था स्थापित की। ओके, अगला है वियतनाम, चंपा। देखिए, वियतनाम एक बहुत ही दूर का क्षेत्र है। अगर मैं इस समय साउथ ईस्ट एशिया में, दैट मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया को कंसिडर करूं, आइलैंड वाले साउथ ईस्ट एशिया से अलग, तो वियतनाम सबसे लास्ट में आता है। ये है कि नहीं? कहाँ आता है हरप्रीत? वियतनाम सबसे लास्ट में आता है ना। पहले म्यांमार आएगा, फिर थाईलैंड आएगा, फिर थाईलैंड के थोड़ा सा ऊपर कौन आएगा? लाओस, फिर थाईलैंड के थोड़ा आगे कंबोडिया, फिर उसके आगे जाके आएगा ना वियतनाम। वियतनाम के उस तरफ तो फिर समुद्र है ना। तो वियतनाम बहुत दूर था, लेकिन फिर भी
भारतीय व्यापारी, भारतीय प्रिंसेस वहाँ गए और भारतीय संस्कृति को वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों को स्टेबल किया, नई व्यवस्थाएं दी वियतनाम में। तो पढ़ते हैं उसके बारे में। वियतनाम पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव यहाँ से भी झलकता है कि वहाँ के कई शहर भारतीय शहरों के नाम पर हैं, जैसे कि इंद्रपुरा, अमरावती, विजया, जैसे कि ये डिलीट हो गया, देख के अभी लिख देंगे, पांडुरंग। ओके, तो पांडुरंग मने कि पीला, पीला रंग। तो दीज आर द नेम्स जो पता लगता है कि इंडियन सिविलाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड हैं, इंस्पायर्ड हैं। जो चंपा के लोग हैं उन्हें चम कह के पुकारा जाता था। चम लोगों का देश चंपा। ओके, दैट चम लोगों की खासियत थी, दे बिल्ट large number of Hindu and Buddhist temples. They worshipped Shiva, Ganesh, Saraswati, Lakshmi, Parvati, Buddha, Lokeshwar and other gods. तो यहाँ से आपको डोमिनेंस नज़र आता है इंडियन संस्कृति का। वियतनाम के विषय में इतना ही है। कई मंदिर मिलेंगे वहाँ से खुदाइयों में, और मेजॉरली ऑफ द टेम्पल्स आज रेउंड स्टेट में हैं। वो कोई बेहतरीन परिस्थिति में नहीं है, लेकिन हाँ टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन टेम्पल्स में इनकी पूजा हुआ करती थी, इसके प्रमाण हैं। ओके, वियतनाम से आगे बढ़ते हैं। कहानी है मलेशिया की। अब हम आ गए हैं दैट आइलैंड एरिया। देखिए, मलेशिया का रेफरेंस कई स्थान पर आया है, जैसे रामायण में, बुद्ध से जुड़ी जातक कथाओं में, द जातका स्टोरीज़, फिर मिलिंद पन्नों में, फिर शिल्पादिकरम में, रघुवंश और एट्सेट्रा। तो इन सभी महत्वपूर्ण टेक्स्टों में मलेशिया का जिक्र रेफरेंस मिलता है। मलेशिया से हमें शैविज़म के एविडेंसेस कलेक्ट हुए हैं, और ये कहाँ से मिले हैं? केदाह से। जगह का नाम है केदाह और वेलेस्ली प्रोविंस। मैं आपको एक बार ज़रा दिखा देना चाहता हूँ, मैं जिस केदाह की बात कर रहा हूँ कि वो कहाँ है, वो क्या है। देखिए, जब आप मलेशिया की बात करते हैं तो आप अल्टीमेटली इसकी बात कर रहे हैं। ये मलेशिया है, येलो कलर का एक हिस्सा यहाँ, येलो कलर का एक हिस्सा यहाँ। तो एक तरफ तो मलेशिया जो मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया है उसके साउदर्न एक्सटेंशन पे लोकेटेड है, और एक तरफ इस बोर्नियो आइलैंड में। दो हिस्सों में मलेशिया बटा हुआ है। तो ये जो मलेशिया मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया के साउदर्न एक्सटेंशन में है, उसमें ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। दिस द स्ट्रेट ऑफ मलक्का, अ नैरो वाटर पैसेज। ओके, ये रेड कलर का, ये है केदाह। अब यहाँ पर आपको केदाह दिख गया है ना, तो इसी के नीचे ये जो है दिस इज़ पेनांग। ओके, दिस इज़ पेनांग। यहीं पर आपको मिलेगा प्रिंस वेलेस्ली एरिया। ओके, अभी रहने दीजिए, जूम रहने दीजिए, मैं अच्छे से केदांग दिखा दूँ। तो ये रहा मलेशिया। इसकी बात कर रहे हैं हम, ये रहा केदाह। तो इस केदाह से हमें शैविज़म के एविडेंसेस मिले हैं। ओके, और इसकी मैं बात कर रहा था पेनांग इलाका, जिसके लिए भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस क्षेत्र की जिसे आज कहा जाता है सेबेरंग पेराई, जो एक समय में प्रोविंस वेलेस्ली हुआ करता था। सेबेरंग पेराई। ये सेबेरंग पेराई क्या है, देखिए,
ये देखिए उत्तर में केदाह है ना, नॉर्थ में केदाह, उसके नीचे आ गए हम सेबेरंग पेराई उत्तरा। देखिए वर्ड उत्तरा, आज भी उत्तर शब्द यूज़ हो रहा है। सेबेरंग पेराई तेनगा, सेबेरंग पेराई सेलातन, ओके, यानी कि साउथ सेंट्रल नॉर्थ। तो दिस इज़ द सेबेरंग पेराई इलाका। तो यहाँ पर मिले हैं हमें एविडेंसेस ऑफ शैविज़म। तो मलेशिया के केदाह, सेबेरंग पेराई यानी कि प्रोविंस ऑफ वेलेज़ली में हमें शैविज़म के एविडेंसेस मिले हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, एविडेंस ऑफ शैविज़म डिस्कवर्ड इन केदाह एंड प्रोविंस ऑफ वेलेज़ली। एक फीमेल फिगरिन मिली है विद ट्राइडेंट हैव बीन अनअर्थड। त्रिशूल पकड़े हुए एक फीमेल फिगरिन हमें रिकवर हुई है। हमें मलेशिया से नंदी का सिर मिला है, हेड ऑफ नंदी, जो कि ग्रेनाइट स्टोन का बना हुआ है। एक रिलीफ पैनल मिला है जिसमें कि दुर्गा की इमेज बनी हुई है। गणेश का एक पैनल मिला है। एक शिवलिंग मिला है जो कि 7th से 8th सेंचुरी का है। मैं आपको वैसे बता दूं, ये साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, म्यांमार, तकरीबन हर जगह से शिवलिंग रिकवर हुए हैं। ओके, तो 7th 8th सेंचुरी का शिवलिंग रिकवर हुआ है मलेशिया से। मलेशिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मी स्क्रिप्ट का जो लेटर वर्जन है वो यूज़ होता है। सो लेटर फॉर्म ऑफ ब्रह्मी वाज द स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट मलेशिया। प्राचीन मलेशिया की जो स्क्रिप्ट थी वो ब्रह्मी का ही जो आगे जाके रूप आता है वही वाला। कैसे हमें पता लगा? बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिले हैं, यानी कि उससे जुड़े टैबलेट्स मिले हैं यहाँ से हमें। सो टैबलेट्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट रिटन इन अ स्क्रिप्ट दैट रिजेंबल ओल्ड तमिल फाउंड एट केदाह। तो केदाह से हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट से एसोसिएटेड टैबलेट्स भी मिले हैं जो ओल्ड तमिल को रिप्रेजेंट करते हैं। भारतीय संस्कृति का एक प्रभाव और नज़र आया। संस्कृत वाज वन ऑफ द सोर्स लैंग्वेज फॉर देम। सोर्स लैंग्वेज मतलब जिससे आप आगे अपनी लैंग्वेज में टेक्स्ट बनाते हैं या अपनी लैंग्वेज के लिए वर्ड्स तैयार करते हैं, लेटर्स, सिलेबल्स तैयार करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो मूल भाषाएं हैं उनमें से संस्कृत एक प्रमुख मूल थी मलेशिया के लोगों के लिए। तो संस्कृत वाज वन ऑफ द सोर्स लैंग्वेज फॉर देम। टिल टुडे लार्ज नंबर ऑफ संस्कृत वर्ड्स इन देयर लैंग्वेज इज़ प्रेजेंट। अभी उत्तरा शब्द मैंने आपको बताया, तो कौन कौन से शब्द, जैसे स्वर्ग, आज भी मलेशिया के लोग जब बातें करते हैं तो उसमें ये शब्द हैं स्वर्ग, रस, गुण, दाहदा, मंत्री, धीपति, लक्ष्य, ये सारे शब्द आज भी वहाँ की भाषा में विद्यमान हैं। हनुमान एंड गरुड़ नोन, मलेशियन सोसाइटी में हनुमान एंड गरुड़ नोन फॉर देयर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़। ओके, अगर आप इंडोनेशिया जाएंगे आपको गरुड़ एयरलाइन मिल जाएगी। ओके, सो हनुमान और गरुड़ जो हैं, गरुड़ विष्णु के वाहन, और हनुमान भी विष्णु से ही एसोसिएटेड है क्योंकि राम के भक्त हैं। तो नोन फॉर देयर सुपर ह्यूमन क्वालिटीज़ इन द मलेशियन सोसाइटी। संस्कृत इंस्क्रिप्शंस जो हैं इस समाज के विषय में, मतलब हम जब भारत का प्रभाव समझते हैं मलेशिया पे, कल्चरल एक्सचेंज को स्टडी करते हैं, जो संस्कृत इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें वही अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ आर कल्चरल रिलेशन विद मलेशिया। हमारे जो कल्चरल रिलेशंस हुए हैं मलेशिया के साथ, उसके जो अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स हैं वो संस्कृत इंस्क्रिप्शंस की फॉर्म में ही हैं। और ये 4th से 5th सेंचुरी के समय की जो स्क्रिप्ट थी उस स्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। ओके, तो अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द कल्चरल इंटरेक्शंस बिटवीन द इंडियंस एंड द मलेशियंस, दे आर इन संस्कृत।